आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम ब्लड सप्लाई को डिस्कस करेंगे। पल्मोनरी एम्बोलिज्म आज का जो हमारा टॉपिक है, देखिए आपको पता है आपके हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स। लेफ्ट एट्रियम से आपके जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ऑर्टा आपका लेकर जाता है किसकी तरफ, टिश्यूज की तरफ, कैपिलरीज की तरफ। फिर वहां से आपकी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसकी एक्सचेंज होती है, टिश्यू ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लेता है और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कैरी होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका ऑर्टा में होता है जो टिश्यूज को देता है वो। फिर टिश्यूज क्या करते हैं, आपका सारी आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका राइट एट्रियम में लेके आते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका टिश्यूज का फिर वो राइट एट्रियम में लेके आते हैं, इसे इंफीरियर वेना केवा कैरी कर रही होती है। अब फिर क्या होता है, राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में जाता है, यही वाला आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसका वो आपका लंग्स में आ रहा होता है। और लंग्स में आपका क्या होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है, ऑक्सीजन की एक्सचेंज होती है। और इसको जो कैरी करती है आपका राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ, वो होती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी वाहिद आर्टरी है जिसमें आपका बेसिकली क्या होता है, कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसी तरह जब आपका लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की एक्सचेंज हो जाती है तो क्या होता है, लंग्स से फिर आपका ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड है वो लंग से लेफ्ट एट्रियम में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कौन कैरी कर रही होती है, पल्मोनरी वेन। जो पल्मोनरी वेन वाहिद वो वेन होती है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और आपको पता है वैसे वेन्स वगैरह में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन की। अब पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होता है, जो पल्मोनरी आर्टरी है इसमें थ्रम्बस आ जाता है। और थ्रम्बस कहां से आता है, ये किसी भी जगह से अराइज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये किसी भी जगह से आ सकता है। हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं डिस्टल वेन थ्रोम्बोसिस, जो अभी मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया है। वहां से थ्रम्बस आया और वो कहां पे स्टक हो गया, आके वो स्टक हो गया, ये लॉज हो गया आपका पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। और उसकी वजह से आपके जो थ्रम्बस है उसने आपकी ब्लड सप्लाई है उसको ब्लॉक कर दिया, कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। लेकिन लंग में एक आपने वीक्यू रेशो यहां पे लिखा हुआ है, वीक्यू रेशो समझनी है। देखिए लंग्स में एल्वुलाई तो ठीक है, एल्वुलाई जो आपके लंग्स के अंदर मौजूद है उनकी वेंटिलेशन हो रही है, लेकिन जिसे हम वी से लिखते हैं। लेकिन जो आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर ब्लॉकेज है, तो ब्लड फ्लो, वी से वेंटिलेशन तो ठीक है लेकिन ब्लड फ्लो में ब्लॉकेज है, तो क्यू के आपका जिसे हम ब्लड फ्लो लिखने हैं वो 0 है। तो हमें इक्वेशन पता है V ओवर Q होता है। V से क्या है, जो वेंटिलेशन तो ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन Q क्या आपका 0 है, ब्लड फ्लो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से 0 है। तो जब इसको हम नॉर्मल को डिवाइड करेंगे 0 से तो आंसर हमारा इन्फिनिट आता है। तो VQ रेशो होती है आपकी पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, मिसमैच हो जाती है। जब आपका ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म आता है तो उसकी वजह से साइन एंड सिम्टम्स क्या आती हैं। नंबर 1, पेशेंट को सडनली चेस्ट में पेन महसूस होती है, सडनली चेस्ट पेन होती है क्योंकि एम्बोलिज्म वहां पे आके स्टक हो गया, ब्लड सप्लाई उसने कंप्रोमाइज कर दी है। और उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरीज में हो रहा है तो आपका क्या होगा, डिस्निया होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। पेशेंट को क्या होगा, हाइपोक्सीमिया होगा। हाइपोक्सीमिया क्यों होगा, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर क्या है, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो क्या होगा, आपकी पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से ऑक्सीजन की एक्सचेंज नहीं होगी लंग्स में, तो पेशेंट को हाइपोक्सीमिया होगा, यानी पेशेंट का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का आर्टरीज के अंदर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और पेशेंट को टैकीकार्डिया होगा। अब पेशेंट को सांस लेने की दिक्कत की वजह से डिस्निया, हाइपोक्सीमिया और टैकीकार्डिया की वजह से तमाम चीजें क्या करवा देती हैं, पेशेंट को रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस करवा देती हैं। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म को हम यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली पल्मोनरी एम्बोलिज्म में जैसे कि आपको मैंने बताया था
कि जो आपका जो होता है पल्मोनरी आर्टरी है, इसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, इसकी ये वाली इस तरह की ऑब्स्ट्रक्शन होती है। जो थ्रोम्बस आता है ये कहीं से भी आ सकता है, या तो पल्मोनरी आर्टरी या इसके आगे जो ब्रांचेस हैं यहाँ पे आके कहीं से भी थ्रोम्बस आके स्टक हो सकता है। तो क्या करेगा, इसका जो ब्लड फ्लो उसको कॉम्प्रोमाइज कर देगा। जब इसके ब्लड को क्या करेगा, कॉम्प्रोमाइज करेगा। देखिए ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी या उसकी ब्रांचेस की बाय फॉरेन मटेरियल, और फॉरेन मटेरियल उसने यहाँ पे किसकी बात की है, थ्रोम्बस की। और थ्रोम्बस उसने बोला है कहीं से भी ओरिजिनेट हो सकता है। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं डिस्टल वेन थ्रोम्बस से यहाँ से थ्रोम्बस आके स्टक हो गया, तो नीचे तो आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो कंप्रोमाइज हो गई है क्योंकि उसमें थ्रोम्बस आ गया। जो ऊपर जो एल्विलाई है उसकी तो वेंटिलेशन लंग से बिल्कुल ठीक हो रही है। जब इसके फार्मूले को डिवाइड करेंगे वेंटिलेशन बिल्कुल ठीक है। जो ब्लड फ्लो को हम क्यू से जाहिर करते हैं जो नॉर्मल है, और जो ब्लड फ्लो इसको जीरो। जब आपको पता है नॉर्मल और जीरो से डिवाइड करते तो आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी आएगा। तो वी क्यू रेशियो है वो मिसमैच हो जाएगी। अब उसने बोला है कि अफेक्टेड एल्विलाई की वेंटिलेशन को अफेक्टेड करता है, लेकिन आपकी जो वीक्यू रेशियो है वो मिसमैच हो जाती है। वो आपको मैंने यहाँ पे जैसे उन्होंने शॉर्टकट में बताया था, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया है। जहाँ पे अब आपका क्या करेगा, थ्रोम्बस स्टक होगा क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, लंग्स की तरफ जा रही होती है। ये आपका लंग्स है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। तो इसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, सडनली यहाँ पे थ्रोम्बस स्टक हुआ है, सडनली इसको डिस्निया होगा और प्लूरेटिक चेस्ट पेन होगी, क्योंकि लंग्स का जो प्लूरा है ना, लंग्स के इर्द गिर्द क्या मौजूद होता है, प्लूरा। तो प्लूरेटिक चेस्ट पेन, प्लूरा की वजह से चेस्ट पेन होगी। और पेशेंट का क्या होगा, टेकिपिनिया होगा। पेशेंट की जो ब्रीथिंग रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा और पेशेंट का हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, टेकिकार्डिया होगा। और पेशेंट को हाइपोक्सीमिया होगा। हाइपोक्सीमिया का मतलब क्या है, जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का आर्टरीज के अंदर, आर्ट्रियल, वो डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि आपका जो थ्रोम्बस हुआ है तो बेसिकली वेंटिलेशन तो हो नहीं रही है, तो ऑक्सीजन भी लंग से कन्वर्ट नहीं होगी आपकी, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होगा। हाइपोक्सीमिया और आपका टेकिकार्डिया की वजह से पेशेंट को रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस हो जाएगा। अगर उसने बोला कि लार्ज एम्बोला या सैडल एम्बोलाई हो, तो क्या करता है वो, बेसिकली उसने बोला है कि वो सडन, उसकी वजह से पेशेंट की सडन डेथ हो सकती है, क्योंकि उसकी अगर लार्ज एम्बोलाई, ये इसको कन्वर्ट कम कर देते हैं, ये लार्ज या सैडल एम्बोलाई है। अब इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो ब्लड क्लॉट हो जाएगा। जब ब्लड क्लॉट यहां पे आएगा तो क्या करेगा, आपका नेक्स्ट आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स फिल नहीं होगा। देखें इस चीज को यहां पे समझें। अब उसने बात की हुई है कि अगर आपका ये वाला थ्रोम्बस, लार्ज थ्रोम्बस हो जाए, लार्ज, तो जिसकी वजह से आगे ये थ्रोम्बस की वजह से क्या होगा, ब्लड आपका लेफ्ट एट्रियम फिल नहीं होगा ठीक से, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में नहीं जाएगा। और दूसरी तरफ ये क्या कह रहा है कि आपका जो थ्रोम्बस होगा तो इसकी यहाँ पे आपका पीछे क्या होगा, प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आगे तो जा नहीं रहा, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल्स की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। अब उसने यहाँ पे बात की कि जो राइट वेंट्रिकल्स है वो फिल नहीं होगा, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स है वो अब फिल नहीं होगा, और जो राइट वेंट्रिकल है उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेसिकली वो क्या कर रहा है, कंप्रोमाइज कर रहा है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स की फिलिंग को, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हो जाएगा पेशेंट को। जबकि इसकी इन्वेस्टिगेशन चॉइस की बात करें इमेजिंग की, तो क्या करते हैं हम, सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी करवा देते हैं, CTPA, सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी, जो हमें क्या बताती है, हमें इमेजिंग ऑफ चॉइस है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की, जो हमें फिलिंग डिफेक्ट का बताती है। और ECG में मैंने आपको बता दिया क्या मिलता था हमें, S1Q3T3, यानी आपको क्या मिलेगा, जो लीड 1 है उसमें S1 मिलेगा डीप एस वेव, और लीड 3 में Q3 और T3 मिलेगी। अब नॉर्मेलिटीज हमें मिलेंगी। और ECG में हमें क्या मिलेगा, साइनस टैकीकार्डिया मिलेगा। दूसरी इसने बात की लाइन ऑफ जैन। लाइन ऑफ जैन बेसिकली क्या होता है, एक पेशेंट है उसके अंदर थ्रोम्बाई बन गया है, तो बेसिकली लाइन ऑफ जॉन हमें बताता है पेशेंट के अंदर, ये बताता है कि पेशेंट की पल्मोनरी एम्बोलिज्म से डेथ हुई है या पेशेंट का डेथ के बाद एम्बोलिज्म बना है, यानी पेशेंट की पल्मोनरी एम्बोलिज्म से डेथ हुई है या पेशेंट का डेथ के बाद एम्बोलिज्म बना है। तो बेसिकली लाइन ऑफ जैन बेसिकली क्या होता है, पिंक कलर का होता है, पिंक और रेड होता है। पिंक की होता है क्योंकि उसमें बेसिकली प्लेटलेट्स की वजह से पिंक होता है, प्लेटलेट्स और आपके फाइब्रिन की वजह से, और रेड आपका आरबीसी की वजह से होता है। तो उसने बोला लाइन ऑफ जैन बेसिकली इंटर डिजिटेटिंग
एरियाज होते हैं जिसमें पिंक होते हैं और रेड। पिंक की होते हैं उसमें प्लेटलेट्स और फाइब्रिन की वजह से पिंक होते हैं, और रेड होते हैं आपकी आरबीसी की वजह से। और उसने बोला ये हमेशा फाउंड कहाँ पे हमें मिलते हैं, ये हमें थ्रोम्बस के मिलते हैं, ऐसे थ्रोम्बस के अंदर मिलते हैं जो आपका बिफोर डेथ पेशेंट की मौत होने से पहले थ्रोम्बस बने। तो हमें पता चल जाता है इस पेशेंट की अगर लाइन ऑफ जॉन मौजूद है तो पेशेंट की डेथ पल्मोनरी एम्बोलिज्म से हुई है। तो उसने बोला ये डिस्टिंग्विश करता है आपका प्री और पोस्टमार्टम थ्रोम्बाइसिस, यानी प्री मतलब डेथ की, पेशेंट की डेथ होने से पहले एम्बोलिज्म हुआ है या पेशेंट के डेथ होने के बाद एम्बोलिज्म बना है। और दूसरा उसने ट्रीटमेंट, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे थ्रोम्बस में प्रॉब्लम है, थ्रोम्बस पल्मोनरी एम्बोलिज्म करवाया, तो हमने क्या करना है, ब्लड क्लॉट नहीं बनने देना। जब ब्लड क्लॉट नहीं बनने देना तो हम क्या देंगे, एंटीकोगुलेशन देंगे। उसके अंदर मैंने आपको हेमाटोलॉजी में बड़ी डिटेल में बताया हुआ है हेपरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डायरेक्ट थ्रोम्बाइन या फैक्टर 8 इनहिबिटर देंगे, डायरेक्ट थ्रोम्बन या फैक्टर 10A इनहिबिटर देंगे। जब फैक्टर 10A इनहिबिटर देंगे तो क्या होगा, पेशेंट का जो कोगुलेशन का जो है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों पाथवे क्या होंगे, ब्लॉक हो जाएंगे 10A इनहिबिटर यूज करने से। अगर इससे पेशेंट ठीक नहीं हुआ तो इंफीरियर वेना केवा का फिल्टर लगाएंगे, जो हम अगर एंटी कोगुलेशन पेशेंट में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो टाइप्स की बात करें तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की टाइप्स क्या है, जिसका नमूने है फैट बैड। फैट से क्या है, फैट एम्बोलिज्म, उसकी वजह से एयर एम्बोलिज्म की वजह से होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, थ्रम्बस की वजह से, बैक्टीरिया से, एसिम्प्टोमेटिक फ्लूइड और टीसर ट्रेमर की वजह से। फैट एम्बोलिज्म बेसिकली क्या होता है, ये आपकी एक लॉन्ग बोन है, लॉन्ग बोन में आपको पता है फैट होता है। अगर फैट यहाँ बेसिकली आपकी लॉन्ग बोन क्या हो गया, रप्चर हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए तो क्या होगा, यहाँ से फैट आ जाएगा। या पेशेंट ने लाइपोसेक्शन करवाया है, लाइपोसेक्शन में क्या होता है, हम फैट को रिमूव करते हैं, उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा। अगर उसने बोला पेशेंट को लॉन्ग, एक सिनेरियो बता देते हैं कि पेशेंट को लॉन्ग बोन फ्रैक्चर हुआ है, आफ्टर 2 to 3 days उसकी डेथ हो गई है, तो उसमें वजह क्या थी, उसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म उसकी वजह होती है। अगर पेशेंट ने लाइपोसेक्शन करवाया, इसमें क्या होता है, पेशेंट को हाइपोक्सीमिया होगा। हाइपोक्सीमिया का मतलब क्या, पेशेंट का जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का आर्टरीज के अंदर वो डिक्रीज होगा, और पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल अबनॉर्मेलिटीज आएंगे, और पेशेंट को पोटेकियल रैश आएंगे। पोटेकियल रैश बेसिकली क्या होती है, आपके जो स्किन की अंडरलाइन पे क्या होते हैं, कैपिलरीज की रप्चर होने की वजह से क्या होगा, स्पॉट्स हमें नजर आते हैं, पिंक स्पॉट्स नजर आते हैं। अब एयर एम्बोलिज्म मोस्ट कॉमन किस में होता है, एयर एम्बोलिज्म मोस्ट कॉमन होता है ऐसे जो असेंडिंग डाइवर्स होते हैं। क्यों उसमें होता है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन जो बबल्स होते हैं वो बेसिकली असेंडिंग डाइवर्स में एयर एम्बोलिज्म करवा देते हैं। एयर एम्बोलिज्म बेसिकली कब होगा, अगर 100 ml एयर मौजूद हो, तो इसको बोली केसन डिजीज या डीकम्प्रेशन सिकनेस भी बोलते हैं। और इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन से। और दूसरे इसकी एयर एम्बोलिज्म की टाइप क्या है, उससे बोलते हैं इट्रोजेनिक सेकेंडरी। अगर हमने पेशेंट को आईवी लाइन यानी सेंट्रल लाइन की प्लेसमेंट की है, अगर उसके अंदर एयर 100 ml चली गई है तो क्या होगा, वो एयर एम्बोलिज्म करवा देगा। तो सेकेंडरी जो होता है वो इट्रोजेनिक होता है, वो हम इन्वेसिव प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हैं जिसमें हम सेंट्रल लाइन प्लेसमेंट करते हैं। अगर उसमें 100 ml ऑक्सीजन एयर आपकी चली जाए तो क्या होगा, पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म की वजह से डेथ हो सकती है। देखिए दूसरा का एमनियोटिक फ्लूइड, ये तो आपके नाम में लिखा हुआ देखें, एमनियोटिक फ्लूइड। एक पेशेंट है, लिवर है, ड्यूरिंग उसकी डिलीवरी या पोस्टमार्टम के दौरान ये बेसिकली एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो सकता है। और दूसरी इसकी वजह से क्या हुआ है कि आपका ये अगर यूट्राइन का ट्रॉमा हो गया है उसकी वजह से भी आपका एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर डिजीज होगी, जो आपको मैंने हेमाटोलॉजी में बताई हुई है। और इसकी हाई मोर्टेलिटी होती है, इसकी वजह से हाईली डेथ होती है पेशेंट की।